जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद VK पर। हम विकास सर आप लोग के सामने UPP का जो भी एग्ज़ाम हुआ है 23 अगस्त को, फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का ऑल सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। गणित के सारे क्वेश्चन इसमें हल किया गया है एकदम आसानी से। यूट्यूब पे बहुत बताया गया है, लेकिन आसानी से आप लोग एकदम सिंपल भाषा में समझिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आप लोग में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, x + 1/x, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 के बराबर नहीं है का औसत यम है। तो x² + 1/x² का औसत ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या मान लीजिए, जैसे AB संख्या कोई है तो AB का औसत ज्ञात किया जाता है। तो A + B/2 करने का मतलब है कि दोनों संख्याओं का योग, उसका कितनी संख्याएं हैं, ऐसे औसत निकाला जाता है, ठीक है। क्या निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है। तो ऐसे ही दिया है x + 1/x का जो औसत है, ठीक है, वो क्या है? यम है। क्या है? यम है। तो यम यानी दो संख्या है, तो अगर औसत हम इसको निकालेंगे, यानी औसत है तो 2 से भाग कर देंगे तभी तो औसत होगा। तो x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 2m, ठीक है। अब पूछा है x² + 1/x² का एवरेज निकालना है, ठीक है, औसत निकालना है। तो इसको अगर हम वर्क करेंगे तो यानी स्क्वायर करेंगे इसका दोनों पक्ष का, तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x² + 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4m², ठीक है। तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? 4m² - 2, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे 2 किए हैं तभी तो औसत इसका यम आया है। तो मान लीजिए यहाँ पे भी 2 करेंगे तभी तो इसका औसत आएगा। तो x² + 1/x² में अगर हम 2 कर दें तभी ना इसका औसत ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे तो सेम यहाँ पे बट्टा 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यानी 4m² - 2/2 करने का मतलब है कि जब भी हम औसत निकालेंगे तो ये दो संख्याएं जो हैं x² + 1/x² बट्टा 2 करेंगे तभी तो इसका औसत आएगा। तो जब हम यहाँ पे बट्टा 2 करेंगे तो इसमें भी बट्टा 2 करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किए हैं तो यहाँ पे भी कर दिए हैं। तो अब इसका औसत क्या हो गया? यानी इसका औसत यहाँ पे औसत हो गया, तो इसका औसत इतना यही आएगा। तो क्या होगा? यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? 2m² - 1/2। 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2m² - 1, यानी ऑप्शन 1, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया है। थोड़ा हम जल्दी चलेंगे, कहाँ से वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप क्वेश्चन पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक दिया है क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपया है। 3 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, जो बच्चा पढ़ा होगा और लगा ले जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। दिया है तो सबसे पहले अगर सिंपल तरीके से भी लगाया जाए तो SI यहाँ पे हम कंफर्म कर दिए। SI में से होता है साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। और CI में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमें SI बराबर होता है P यानी × R × T/100, यानी मूलधन × दर × समय 100। तो क्या दिया है? SI दिया है 100, यानी साधारण ब्याज कितना दिया है? 1600, ठीक है। P हम यहाँ से निकाल लेंगे, P यानी मूलधन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मूलधन निकालने की दर कितना दिया है? 5%। 5 × समय कितना दिया है? 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 2/100। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 से 10 कटेगा तो 10 दाएँ 100। P बराबर कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया मूलधन आ गया, ठीक है। मूलधन कितना आ गया? 16,000 रुपया आ गया। हमको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 2 तरीके हैं, लेकिन हम चलिए आसानी से आपको ट्री मेथड से बता देते हैं। ट्री मेथड में होता है कि साधारण ब्याज तो हर साल सेम होगा। साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज यानी क्या होगा? हर साल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन
CI क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी CI साधारण ब्याज पे लगता जाएगा। तो 2 मेथड से देखें तो फर्स्ट ईयर का हम अगर साधारण ब्याज देखें तो फर्स्ट ईयर यानी मूलधन कितना है, मूलधन है 16,000 रुपया। आपका मूलधन कितना है, 16,000 रुपया। और जब 1 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज यानी ब्याज निकालेंगे, यानी SI निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका, 16,000 गुणे 1, ठीक है, गुणे 5% की दर से, क्योंकि दर यहाँ पे सेम है, तो कितना हो जाएगा 100, तो यानी कितना हो जाएगा 16×5=80, यानी 800 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में 800 रुपया होगा, सेकेंड ईयर में भी 800 रुपया होगा, ठीक है, और थर्ड ईयर में भी 800 रुपया होगा। साधारण ब्याज तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत, साधारण ब्याज तो हर साल सेम होगा। लेकिन अब ये तो साधारण ब्याज पहले साल ही नहीं, जब दूसरा साल आएगा, पहला साल तो साधारण ब्याज चलेगा, लेकिन जब दूसरा साल आएगा तो इस वाले साधारण ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो यहाँ पे इस पे भी ब्याज लगेगा। तो 800 साधारण ब्याज हो गया, अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 800 का 5% की दर से कितना हो जाएगा 40, ठीक है। करने का मतलब 2 मेथड ऐसे होता है, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, और उसके ऊपर जो साधारण ब्याज आता है उसका हम लोग फिर से चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ता जाता है, ब्याज उस पर ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। तो 800 रुपया है, तो इस पर 5% यहाँ पे 40 हो गया। फिर से हम देखेंगे तो 800 रुपये का 40 यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 800 का 40 रुपये आ जाएगा, फिर से इसका लगेगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर इसका यहाँ पे है तो फिर से यहाँ पे इसका लगेगा, और फिर से यहाँ पे इसको लिया जाए तो इसका यहाँ पे लगेगा, फिर से इसका यहाँ पे लगेगा। तो 8 एकदम सिंपल तरीके से समझिए, 800 रुपये पहले साल का साधारण ब्याज है, ठीक है, दूसरे साल का साधारण ब्याज 800 रुपया है, लेकिन इस 800 का यहाँ पे ब्याज लगेगा, तो 40 रुपया आ जाएगा 5% की दर से, ठीक है। फिर से 800 रुपया हो गया, अब फिर इसका लगेगा, ठीक है, फिर इसका लगेगा, ठीक है, फिर इसका यहाँ पे लगेगा, तो 40 का 5% कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसी को जोड़ दिया जाएगा, तो 8 तरीके 2400, 120 और 2 यानी 2522 रुपया। ऑप्शन में कह दिया 2522 ऑप्शन सी, ठीक है। इसको आसानी से आप लोग देख लीजिए, इसी को टेबल मेथड बोलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य मतलब क्या होता है, पुराना मूल्य, ठीक है, पुराना मूल्य या ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस का फार्मूला होता है परसेंटेज गुणे वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज यानी घटना बढ़ना यानी डिक्रीज, गुणे 100 प्लस माइनस आर क्या है, यही है 25%, ठीक है, यही क्या है कैपिटल आर है, ठीक है, ये होता है। तो कहने का मतलब ये हमको क्या निकालना है, ओल्ड प्राइस निकालना है। तो ओल्ड प्राइस निकालना है तो इसमें हम फार्मूले में रख देंगे, तो परसेंटेज की जगह पे 25 आ जाएगा, वैल्यू की जगह कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। इंक्रीज डिस्क्रीज यानी 6 किलो चावल कम खरीदता है अधिक खरीदता है, यहाँ पे आएगा, तो 6 किलो चावल क्या होगा, यानी 6 किलो का कम खरीदता है 6 kg, 100 प्लस माइनस आ, तो प्लस कब लगाएंगे माइनस कब लगाएंगे, यही समस्या है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्लस, जब 25% की वृद्धि हो रहा है तो यानी बढ़ रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, यानी 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 25 गुणे 1200 और 6 गुणे 125, ठीक है, 25 25 125, 6 25 30 और 3 चौको 12, यानी कितना हो जाएगा 40, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपया पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सिंपल से है, साधारण ब्याज P/T/100, तो P कितना दिया है 73,000, ठीक है, R कितना दिया है 15%, और T जो है जो T निकालेंगे समय T निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 साल का हो जाएगा। जब यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 साल बट्टा 100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10,950, इसको लगा लीजिएगा, एकदम आसानी से आप लोगों को लग जाएगा। भाई अब आगे देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF किसको बोलते हैं? HCF उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व किया जाए। जैसे मान लीजिए 2, 4 और 6 का HCF पूछे तो 2 गुणे 2 का लिखे 2 गुणे 1, 4 का पूछे तो 2 गुणे 2 और 6 का पूछे 2 गुणे 3। यानी HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे अधिक जो कॉमन है। तो सबसे अधिक कॉमन अगर इसमें देखा जाए तो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका 2, 4, 6 का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसे हम लोग HCF यानी मौसा निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो दिया है तो पॉइंट में अक्सर एग्जाम में इतना आसान तो देगा नहीं, पॉइंट में देता है। तो इसको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो पॉइंट के बाद हम सब में देख रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम देखना है, तो इसमें 2 संख्याएं। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0.05, ठीक है, 0.5, 0.25 और 1.25, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सीधे 100 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो 100 से जब हम गुणा कर देंगे, 100 से हम भाग दे देंगे, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 संख्या है, यहाँ पे 2 शून्य है, तो क्या बना देगा इसको? 5। 100 आएगा तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 100, ठीक है। यहाँ पे क्या बना देगा? 50 और 5 100, ठीक है। और एक एक संख्या में उठा के इसको गुणा करना है। यहाँ पे क्या बना देगा? 25 अपन 100, ठीक है। यहाँ क्या बना देगा? 125 अपन 100। तो अभी हम बताएं आपको कि जब भी मौसा निकाला जाता है तो कॉमन देखा जाता है, सबसे बड़ा कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो 100 सबसे सब में कॉमन है, तो 100 हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। 100 हम क्या करेंगे? यहाँ पे निकाल लेंगे। ऊपर में क्या कॉमन है? तो ऊपर में 5 कॉमन है, ठीक है। 5 सबसे बड़ा है, तो 5 इसमें निकाल लेंगे, तो 5 और 5 100 आ जाएगा। तो जब हम 5 में 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 यानी 0.05। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक की स्थिति में 3 शेष बचे। तो जब भी छोटी संख्या की बात किया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? LCM निकाल लेंगे, लौसा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लौसा निकाल लेंगे, तो 4, 6 और 7 और 8 का और 9 का जब हम लोग LCM निकालेंगे, LCM निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा? 504 आएगा। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो जब 504 ऐसी संख्याएं हैं, ठीक है, 504 ऐसी संख्या है कि जो सबसे कट जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि 3 शेष भी बचना चाहिए। तो इसमें क्या करना है? +3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 507। ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं। दिया है 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। आप डायरेक्ट दे दिए हानि परसेंट, लाभ और हानि लगा देता है तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा होगा, तो कुछ नहीं करना है। दिया है 30 का CP, यहाँ पे भी देखिए CP मतलब होता है कास्ट प्राइज, SP में होता है सेलिंग प्राइज, यानी CP में क्या होता है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। SP में तो दिया है कि 40 का CP, 30 का CP यानी 30 का CP जो है 40 के SP के बराबर है। किसके है? 40 के SP के बराबर है। तो CP अपन SP कितना हो जाएगा? इसको बट्टा में करेंगे तो ये 40 यहीं पे रहेगा, ये 30 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा? बराबर 4/3, शून्य काट देंगे तो L परसेंट यानी लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? ठीक है, CP माइनस SP, CP गुणे 100, ठीक है, क्या होता है? लॉस परसेंट। तो CP में से SP जाएगा तो 1 और CP कितना हो जाएगा? 4 गुणे 100 यानी 25%। ऑप्शन ए, ठीक है, 25% हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। दिया है 2 प्रकार की चावल की दर 11 रुपया प्रति किलोग्राम, 21 रुपया प्रति किलोग्राम है। 17 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए, ज्ञात करें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, सीधे हम लिख देंगे एक है 11 रुपया प्रति किलो, एक है 21 रुपया प्रति किलो।
इसको सब ओवरऑल 17 रुपये प्रति केजी की दर से एक मिश्रण को प्राप्त करने के लिए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 7 4 हो जाएगा। 11 में से 17 में से 11 जाए कितना हो जाएगा 6, यानी 4 संबंधित 6। इसको जब हम काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, यानी 2 संबंधित 3, ऑप्शन डी। ठीक है, एकदम आसानी से आ जाएगा। अब आइए आगे देख। क्वेश्चन दिया है 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाती है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आप लोग को मास्टर फार्मूला बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मास्टर फार्मूला यही है कि जब ऐसी क्वेश्चन पूछे कितने समय में पूछे तो समय बराबर लिख लीजिए t बराबर n-1/r। ठीक है, t बराबर 1/n-, जहाँ n क्या है, ठीक है, t बराबर n-1/r, जहाँ n क्या है, गुना-गुनी। ठीक है, गुना-गुनी ऐसा देता है। r क्या है, r क्या है, दर है। ठीक है, तो t पूछा है तो t बराबर n, 2 गुना पूछा है तो 2 - 1, r कितना दिया है 12.5%। तो 12.5% को कितना लिखता है 1/8, 2 में से 1 जाएगा 1, इसको लिखेंगे 1/8। तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो t बराबर 8 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अरे 12.5% बराबर तो जानते ही होंगे 1/8 होता है, क्योंकि यहाँ पे 125 हो जाएगा और नीचे गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 100 यहाँ पे 12.5% किया जाए तो बट्टा 100 हो गया। यहाँ पे 1 शून्य हटाने के लिए 110 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया होगा, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ आता नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको लगाने का काम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है तो हम देखेंगे 10 रुपये में 4 की दर से, यानी 4 संतरा जो है, 4 संतरे का मूल्य जो है 10 रुपये है। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरा का CP कितना हो जाएगा 10/4। ठीक है, 10/4 रुपया। ठीक है, एकदम आसानी से समझने का काम है। फिर दिया है उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से। यहाँ पहला केस दे दिया है, यहाँ दूसरा केस दिया है कि 5 संतरे 10 रुपये, यानी 5 संतरे का CP जो है 10 रुपया है। तो एक संतरे का CP कितना होगा, एक संतरे का CP कितना होगा 10/5 रुपये। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल तरीके से लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है एक संतरा का CP यहाँ पे है, एक संतरे का CP यहाँ पे है, तो 2 संतरे का CP हो गया ना। 2 संतरे का अगर CP देखा जाए तो 2 संतरे का अगर CP देखा जाए, यानी क्रय मूल्य देखा जाए, तो यहाँ पे मैंने CP के बारे में पीछे बताया है, क्रय मूल्य होता है। तो 2 संतरे का CP कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10/4 रुपये एक का, और एक का 10/5। ठीक है, 5 रुपया, यानी 2 संतरे का CP होगा। तो इसको हम यहाँ पे लेंगे 20 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 20 एलसीएम ले लेंगे तो 50 प्लस 5 चौको 20 40, यानी 90/20 यहाँ से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 संतरे का CP है। अब दिया है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, यानी 9 संतरे का SP जो है वो 20 रुपये है। ठीक है, 9 संतरे का SP कितना दिया है 20 रुपया, तो एक संतरे का SP कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20/9 रुपया। लेकिन हमें 2 संतरे का CP निकालना है तो 2 संतरे का हमको SP भी निकालना पड़ेगा। तो 2 संतरे का SP कितना हो जाएगा 40/9 रुपया। ठीक है, तो अब SP यहाँ से मिल गया, SP मिल गया 40/9 रुपया। ठीक है, और CP मिल गया 9 अपन यहाँ से शून्य काट दिए 2 रुपया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे ये 9 × 5 = 45, 9 चौको 36 और 4.5, यानी यहाँ पे CP बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, जायज़ सी बात है हानि होगा।
तो हानि होगा तो यहाँ से हम निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग, एकदम आसानी से निकालना है। सी पी माइनस एस पी अपन सी पी गुड़े 100, यह यल परसेंट बराबर क्या होगा, सी पी माइनस एस पी अपन सी पी गुड़े 100 से जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, हानि 119/81%। ठीक है, हम आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए हम आसानी से समझने का काम है, कुछ नहीं किया गया है। 4 संतरे का 10 रुपया है, अगर सी पी है तो 1 संतरे का सी पी 10/4 रुपया हो गया। उसका से अगला केस दिया है कि 5 संतरे का सी पी जो है क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य हो गया 10/5 रुपया। 2 संतरे का, 1 संतरा ये हो गया, 1 संतरा ये हो गया, तो 2 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9/2 रुपया। ठीक है, 2 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया, 9/2 रुपया। और 9 संतरे का अगर विक्रय मूल्य 20 रुपया दिया है, तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य 20/9 रुपया, तो 2 संतरे का विक्रय मूल्य 40/9 रुपया। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लिया है, इस कुल एस पी जो हो गया है 40/9 रुपया हो गया 2 संतरे का। कुल सी पी जो हो गया है 2 संतरे का, कुल सी पी जो हो गया है, कुल सी पी जो कितना हो गया है 9/2 रुपया जो आया है। ठीक है, 9/2 रुपया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो कितना होगा, जब बेचने वाला दाम कम हो, खरीदने वाला चीज़ ज़्यादा हो दाम, तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि परसेंट निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं सॉल्व कर देता। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आसानी से, मैथ क्या है, मैथ जो है प्रैक्टिस पे आता है। जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको मैथ लगाना उतना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बाकी घबराने की बात नहीं है, जिस चीज़ पे आपका कमांड हो उसको बेहतर कीजिए और मैथ प्रैक्टिस करते रहिए। आशा विश्वास है कि आप लोग का स्कोर बढ़िया जाएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को, जो रेलवे बोर्ड है, एक निश्चित काम को 150 दिन में करने के लिए 200 श्रमिक नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे कार्य को करने के लिए समय पर पूरे काम करने के लिए कितने कर्मचारियों की और आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एकदम इसको हम लोग आसानी से लगा लेंगे। हम लोग फार्मूला जानते हैं, M1 D1 बराबर M2 D2, M2 D2, और यहाँ पे कार्य होता है W1 W2। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, आदमी मैन। ठीक है, D का है दिन। ठीक है, D क्या है, दिन। W क्या है, कार्य। ठीक है, तो हम लोग इसी पे आसानी से रख देंगे। तो दिया है कि 150 दिनों में करने के लिए टोटल दिन कितना दिया है, कुल दिन जो दिया है, कुल दिन दिया है 150। तो हम लोग देखेंगे 200 श्रमिक जो है 50 दिन आगे करते हैं, 50 दिन में 1/4 काम करते हैं, तो 200 श्रमिक 50 दिन में 1/4 काम करते हैं। ठीक है, तो दिया है कि तो पूरे कार्य करने कितने समय पर करने के लिए कितने और कर्मचारी चाहिए, कितने और श्रमिक चाहिए। तो 200 श्रमिक पहले से हैं, तो 200 में हम यक्स को जोड़ देते हैं, मान लीजिए 1 श्रमिक और चाहिए। ठीक है, तो 50 दिन तो यहाँ काम कर लिया, टोटल काम कितना है 150 दिन, कितना दिन बच गया 100 दिन। ठीक है, 100 दिन हो गया। अब 1/4 काम एक करता है, तो शेष काम कितना हो गया, तो शेष काम कितना हो गया, शेष काम निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो काम है जितना काम किया उसको 1 में माइनस कर दिया जाता है, तो 1 - 1/4 यानी 3/4, यानी 3/4 काम ये करने के लिए कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 4 से 4 यहीं से काट सकते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम भी सॉल्व कर देते हैं, 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 से काट दीजिए, 100 से 2 बार में 200, 5 दूनी 10, 100 300, यानी 300 बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 श्रमिक लगेंगे। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 100 श्रमिक लगेंगे, एकदम आसानी से लग जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन दिया है 2 रेलगाड़ी। ठीक है, एकदम आसानी से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
दो रेलगाड़ी 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती हैं। तो हम लोग जो पढ़े हैं कि जब समान दिशा में रेलगाड़ी चलती है तो चाल क्या होता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, जब समान दिशा में चले तो, हम विपरीत चले तो चाल क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो दिया है कि समान दिशा में चलती है तो चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 59 में से 32 जाएगा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। इसी पे हम लोग लगा लेंगे। तो इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। 59 में से 32 जाएगा तो 27। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना सेकेंड में दिया है, ये क्या है, 27 क्या है, किलोमीटर प्रति आवर है। तो 5/18 से अगर हम गुणा कर दें, 27 का 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो 27 गुणे 5 अपन 18 बराबर दूरी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई वही डिस्टेंस हो जाएगा, D/T 16 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। देखिए 9 दूनी 18, 9 तेरह 27। ठीक है, 2 8 16, 8 5 40, 4 3 12, D बराबर कितना हो जाएगा, 120 मीटर। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम आसानी से हम लोग लगाएंगे इसको। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। 67 मीटर लंबी हम तो जानते हैं कि जब जितना लंबा ट्रेन है तो टी की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई और 10 से 33 मीटर सुरंग की लंबाई जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 67 और प्लस 33 अपन कुल दूरी हो जाएगा। ठीक है, अपन समय 10 सेकेंड। उसके दिया 65 मीटर लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में। तो देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे हम गारंटी देते हैं, कम से कम 45% बच्चे इसका सवाल गलत करके आए होंगे। क्यों आए होंगे कि 65%, जब यहाँ 65% पे लगाएंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। दिया 65% लंबे प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करता है। तो जब व्यक्ति को देता है तो ट्रेन की लंबाई ही व्यक्ति की लंबाई हो जाएगी, यानी 67/T, यानी समय चाल बराबर दूरी/समय समय। यहाँ पे भी दूरी/समय समय लिखा गया है। अरे भाई, चाल बराबर दूरी/समय समय होता है। ठीक है, तो चाल बराबर चाल 1 और चाल 1 2 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल दूरी जोड़ दिया गया है, कुल दूरी/समय समय। और यहाँ पे जो प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करता है तो यही इसकी लंबाई हो जाएगी 67/T। जब टी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100/10 बराबर 67/T। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 6.7 सेकेंड। ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए थोड़ा हम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, दिया एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है। उन्हें एक छात्र अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आए, नहीं तो मुझे मैं भी 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करके हट जाता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए, क्योंकि इससे होगा कि उसका समझ बढ़ेगा तो आगे वाले एग्जाम का पैटर्न समझेगा, तो आगे आसानी से वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो जब 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 5 अंक से फेल हो जाता है, तो यानी इतना ही अंक अगर मिल जाए उसको तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो 20% अंक पाता ही है, 5 अंक से फेल हो जाता है, तो जब इतना अंक पा जाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन। उसके ऐसे दिया है, जबकि एक अन्य छात्र अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वो 30% पाता है अधिकतम अंकों का। ठीक है, अब वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक, यानी 20 अंक अगर वो कम भी पाए तब भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहला छात्र है वो 20% अंक पाकर 5 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जो दूसरा छात्र 30% अंक पाता है लेकिन वो 20 अंक अधिक ही पा गया है। ठीक है, तो 20 अंक कम भी कर सकते हैं तब भी वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सेम ऐसे ही दोनों पक्ष को बराबर कर देना है। अब यहाँ से इसको ले जाएंगे तो 10% इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो 20 30 में से 20 जाएगा, 10% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25। ठीक है,
तो 25 की वैल्यू 10% आ रहा है। तो पूछ रहा है आवश्यक प्रतिशत कितना है, यानी हम आवश्यक परसेंटेज कितना है पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए उसको, ठीक है। तो 20% तो यही हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पाँच नंबर का जो है 5 नंबर और पा जाता तो ये पास हो जाता 20%। मतलब 5 नंबर कितने परसेंट के बराबर है? अरे भाई 20% तो पहले से है, और ये 5 नंबर जो है कितने परसेंट के बराबर है? तो 25 नंबर जो है 10% के बराबर है। तो 5 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? 5 नंबर यानी 5 से भाग देंगे तो 2% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर कितना हो जाएगा? 2% के बराबर हो जाएगा। तो 20% ही पाया ही है, ठीक है, और प्लस 2% और पा जाएगा तो पास हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 22%, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। एकदम आसानी से लग जाएगा। अगला देखिए, 3 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जब ऐसी संख्या है तो शॉर्टकट में जाने का काम ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख के लगा सकता है, लेकिन चलिए हम बेसिक बताते हैं। तो मान लीजिए पहला संख्या का सम संख्या यक्स है, पहला सम संख्या यक्स है, तो दूसरा सम संख्या क्या होगा? यक्स प्लस 2 होगा। अब आधे बच्चे भी नहीं समझ पाएंगे क्यों होगा, क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या सम 2 होती है, तो अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे अगर हम यक्स प्लस 1 लेते हैं तो 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहला संख्या क्या मानेंगे? यक्स। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 2। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 4। कोई दिक्कत? अब क्या किया है कि 3 संख्याओं का योगफल 78 है, यानी यक्स प्लस 2, और ये फर्स्ट संख्या है, सेकंड है, थर्ड है, इन्हीं का योगफल 78 दिया है, प्लस यक्स प्लस 4 बराबर 78, ठीक है। तो 4 2 6, यानी 3x बराबर 72, यक्स बराबर 24, ठीक है। तो क्या पूछा है? तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो फर्स्ट सेकंड क्या है? यक्स प्लस 2, तो यक्स बराबर 24, तो यक्स प्लस 2 बराबर 24 प्लस 2 यानी 26, ऑप्शन ए, ठीक है। एकदम आसानी से लगा लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है ए प्लस बी सी का औसत दिया है 60। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 गुणे 3। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, ए बट्टा 3 करेंगे वही गुणा कर दिए हैं। और ए प्लस बी बराबर दिया है 30 दूनी 60, यहाँ पे बट्टा 2 करेंगे तो 30 दूनी 30 गुणे 2, ठीक है। बी प्लस सी कितना दिया है? 70 गुणे 2। करने का मतलब ये है कि ए प्लस बी का औसत यहाँ पे दिया है 30, तो यही हम डायरेक्ट गुणा कर दिए हैं, इसमें भी वही किए हैं, इसमें भी वही किए हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60। बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 140, ठीक है। तो यहाँ से बी प्लस सी में अगर इसको रख दें हम, मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया समीकरण, तो समीकरण 3 और 1 में 3 का वैल्यू अगर हम 1 में रख दें तो कितना आ जाएगा? ए का मान कितना आ जाएगा? 40। कोई दिक्कत? जब ए का मान 40 आ जाएगा तो बी का मान कितना हो जाएगा? 20। और इसमें रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा, ए का मान 40, बी का मान 20। तो सी का मान क्या पूछा है? तो बी का मान पूछा है, तो बी का मान डायरेक्ट यहाँ निकाल लीजिए, बी का मान 20, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया कि एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो समय, ये तो बच्चों वाला है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर एस बराबर डी अपन टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? डी अपन यस, यानी डिस्टेंस अपन स्पीड। अब ये तो नहीं बताएंगे, इतना छोटा सवाल नहीं बताएंगे, लोग तो आप तो लगा ही लेंगे। अगला देखिए, 40 छात्रों की एक संख्या में 15 क्रिकेट खेलते हैं। जैसा देखिए, जब भी ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या खेला जा रहा है। तो क्रिकेट खेला जा रहा है और टेनिस खेला जा रहा है, इसके अलावा कोई गेम नहीं खेला जा रहा है। तो दिया है टोटल कितने हैं? 40 स्टूडेंट है। कितना है? 40 स्टूडेंट। 15 क्या करते हैं? 15 जो है क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, और 15 जो है टेनिस खेलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 40 स्टूडेंट है, तो जब 2 ही केस है तो 2 ही केस हम लोग इसमें देखते हैं कि कोई ऐसा छात्र भी है क्या कि दोनों खेल खेलता है। तो देखिए 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो 2 गोला जो स्क्वायर बनाएंगे हम,
चाहे कोई भी आकृति बना सकते हैं, तो इसमें दोनों को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। तो अगर मान लीजिए क्रिकेट है, ठीक है, और टेनिस है, तो 5 छात्र दोनों खेलते हैं, ठीक है, और 40 छात्र कुल हैं। तो जब 5 दोनों खेलते हैं, दिया है क्रिकेट 15 खेलते हैं, तो जब 15 खेलते हैं, 5 यहाँ पे दिया है, कितना हो जाएगा 10। अब 15 टेनिस खेलते हैं, तो 5 यहाँ पे दिया है तो 10, तो कितना हो जाएगा अंदर का कितना हो गया 10, 5 15 10 25। तो पूछा है कि दोनों में से कोई खेल नहीं खेलने वाले, यानी 25 ऐसे हैं, 10 10 20 25 जो है वो दोनों खेल खेलते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 40 में से अगर हम 25 को माइनस कर देंगे तो 15 छात्र ऐसे हैं तो जो ना तो टेनिस खेलते हैं और ना तो क्रिकेट खेलते हैं, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ होगा लगाने में बाकी लोगों को, लेकिन जब आप लोग पैटर्न समझ लेंगे तो आसानी से लग जाएगा। दिया है कि एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम पर खरीदता, 732 रुपये कम में बेचता, तो उसे 36% लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक मेथड से लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा, बेसिक ले जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आइए हम शॉर्टकट देखते हैं सोल्यूशन। अगर इसका हमको है तो दिया अगर CP मान लें 100 है, ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, सबसे पहले 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा 125। अब दिया है कि 35% कम पर खरीदता है, यानी 35% कम पर खरीदता हो, ठीक है, 35% माइनस कर देंगे इसमें, तो कितना में खरीदता 65 में, और 732 रुपये कम में बेचता है, यानी 732 रुपया कम में बेचता सेलिंग करता, ठीक है, तो उसे 36% का लाभ होता है। तो लाभ जो है इसी पे 36% देंगे, ठीक है, 36% देंगे। तो देखिए बच्चे मान लीजिए यहाँ तक आ भी जाएंगे तो 65 का 36% निकालना इतना आसान नहीं है, जल्दी से निकलेगा नहीं, लेकिन देखिए आसानी से कैसे निकालेंगे। 65 का 36% लाभ देना है, 65 पे 36% लाभ देना है, तो 65 का 36% निकाल के 65 में हम लोग जोड़ देंगे, तो 65 का 36% निकालेंगे तो पूरे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 को रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ करेंगे तो इस पॉइंट आसानी से 36 में 65 का गुणा कर लीजिए, 65 गुणे 36, ठीक है, 6 25 30 का 0 हासिल, 3 अच्छे 36 3 39 390, आप 15 15 का 5 हासिल लेगा, 36 18 19 0 9 5 14 का 4 हासिल, 1 9 3 12 1 13 का 3 1 1 2 2340, ठीक है, 2340 भागा 2340 अपन 100 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23.40, तो 65 में 23.4 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा 8 6 2 8 88.4, यानी 88.4, ठीक है। अब 125 में से 88.4 माइनस करेंगे, कम खरीदता तो इसी में से इसको माइनस कर देंगे, तो 125 में से 88.4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 8 6 में 3.5 36.6, यानी 36.6% की वैल्यू जो दिया है 732 रुपये दिया है, ठीक है। तो कितना पूछा है, तो 100% की वैल्यू पूछा है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ही पूछा है, तो 100% की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा, एकदम आसानी से कट जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाइए 2 बार में कट जाएगा, 2000 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, एकदम आसानी से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एकदम आसानी से समझिए, देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। दिया घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% कम पर खरीदा होता और 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य मान लिया 100 है, तो विक्रय मूल्य 25% का लाभ दिया है तो कितना हो गया है 125 हो गया है, तो 35% कम पे खरीदा होता तो 65% पे खरीदा होता और 36% के लाभ पर बेचा होता, ठीक है, 36% के लाभ पर बेचा गया तो कितना हो गया 88.4। तो अगर इतना लाभ होता, अगर इतना कम में बेचा होता 732 रुपये कम में बेचा होता तो जो 125 है ये वैल्यू है इसी का तो माइनस इतना बराबर होगा, तो 36.6% का वैल्यू 732, तो 100% का वैल्यू 2000 रुपये, एकदम आसानी से लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि 475 रुपये अंकित मूल्य पर 475 रुपये अंकित है, तो यहाँ पे MP बराबर होता है मार्क प्राइस,
यानी अंकित मूल्य। जब भी हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो अंकित मूल्य जो दाम छपा होता है उसी पे तो छूट मिलता है। तो 475 रुपये का सामान है कोई, ठीक है, इसे 15% का छूट दे देना है, डिस्काउंट दे देना है। तो सीधे क्या करना है, इसका 15% निकाल के घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 71.25, ठीक है। अरे भाई 475 रुपये का सामान है, 15% का छूट दे देना है। तो जब इसको निकालेंगे तो 71.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका इतना परसेंट निकाल के सीधा सीधी कहने का मतलब है कि 475 का में से 475 जो है 475 में 15% का डिस्काउंट दे देना है। जितना 15% है उसे घटा देना है 475 का, वही आ जाएगा 475 में 475 का 15% घटा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री टैक्स लगाता है, कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, देखिए हम मान लेते हैं, लेट माना एमपी जो है अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100% है, ठीक है, 10% की छूट देता है। तो एसपी कितना हो जाएगा, अरे भाई मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, 100 रुपया इस पर एमपी लिखा गया है, मार्क प्राइज है। 80 रुपया में उसको बेचते हैं तो ये बेचने वाला काम तो सेलिंग प्राइज होगा ना। तो 10% की छूट देता है तो 90% हो गया, ठीक है। लेकिन कहता है वो टैक्स लगाता है, टैक्स यानी बिक्री कर, कर माने टैक्स होता है, 8% का टैक्स लगाता है। लेकिन किस पे लगाता है, बिक्री कर सहित मूल्य पर। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतना रुपये का भुगतान करता है, 10% का छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% टैक्स लगाता है। जो छूट दिया है 90% का, इस पर 8% का टैक्स लगाता है। तो 90 का 8% अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7.2%, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 90, यानी 90,97.2%। इसी का वैल्यू दिया है कितना 340.20। तो किसका निकालना है, अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा सीधे इसको जब काटेंगे, इसमें बट्टा 100 करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो सीधे ही कट जाएगा। कितने रुपये में कट जाएगा, 35 रुपये में। तो 35,000 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग को बेसिक फंडा बताया जा रहा है, कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं। सीधे सीधे दिख रहा है 972 वो इतना आ रहा है, जब काटेंगे तो 35 में ही आसानी से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 क्रमांक सम संख्या का एवरेज 132 है, तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर नहीं उसे मालूम है टिक से भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर उसे नहीं मालूम है तो एकदम आसानी से क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो यक्स वाली संख्या x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, x+12, x+14, x+16 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गया, ठीक है, 9 संख्या हो गया। इसका एवरेज दिया है 132, तो फर्स्ट और लास्ट का अंतर। जाहिर सी बात है, जब हम फर्स्ट और लास्ट का माइनस करेंगे तो कुछ भी आएगा। जब फर्स्ट और लास्ट मान लीजिए x बराबर 50 भी आ गया, और x प्लस फर्स्ट संख्या x बराबर 50 आ गया, और लास्ट संख्या x+16 दिया है, तो x+16 दिया है, तो 50+16 का किया जाए कुछ भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट में से अगर फर्स्ट करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमेशा x आएगा, x कट जाएगा तो x+16, हम माइनस एक्स करेंगे तो x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16। तो ऑप्शन ए। कहने का मतलब है कि इसमें से जब माइनस करेंगे तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, माइनस हो जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया 12 पुरुष और 18 महिला किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला कितने दिनों में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो चलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लगाते हैं इसको। 12 पुरुष और 18 वुमेन किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। 9 मैन और 18 वुमेन उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। कुछ यहीं से काट लिया जाए, 2 छक्के 12, 2 पच्छे 10, ठीक है।
12×5 = 60 m प्लस 18×5 = 90 W बराबर 6×9 = 54 m 18×6 = 108 W। कोई दिक्कत, आसानी से लगा लेंगे। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो इसको यम को इधर करेंगे, ठीक है। तो 60 m में से 54 याद कितना हो जाएगा 6 m, 6 m बराबर 18 W, ठीक है। यम बट्टा W कितना हो जाएगा 3 संबंध 1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इस पक्ष में इस पक्ष में किसी पक्ष में रख देंगे तो आ जाएगा। तो 12 m प्लस 18 W गुणे 10, ये तो क्या है टोटल वर्क है। कितना निकालना है हमको, 2 पुरुष और 3 W का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमको इसको क्या करेंगे, इसको भाग देंगे टोटल वर्क में, इससे हम भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, कितने दिन में, डे में करेंगे लोग, डे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ डे डी से गुणा किया गया, यहाँ पे भी डे से गुणा करेंगे, डी निकाल देना है, ठीक है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 m, तो 12 m, तो m का वैल्यू कितना दिया है 36, 18 36 प्लस 18 गुणे 10 अपन 2m देते हैं 6 प्लस 3 9, ठीक है। 8 6 14 को 4 से ले 3 1 4 5 अपन 9 गुणे 10, 9 छके 54 10 छके 60, ऑप्शन डी 60 डे, ठीक है। तो ये यूपीपी का 23 अगस्त को होने वाला फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। कुछ डीआई का प्रश्न है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, तो डीआई भी आप लोग लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग भी घर पे बैठ के कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए किसका किसका पेपर कैसा कैसा गया है, ठीक है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, ताकि अगला वीडियो, अगले चैप्टर हिंदी पे, जीएस पे, रीजनिंग पे जो भी पेपर में आ रहा है सारे विषयों का एनालिसिस कराया जा सके। आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।